हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं आपके विज्ञान के पुस्तक का बायोलॉजी के चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं पहले, जिसमें कि हमने चैप्टर नंबर 5 कोशिका एवं चैप्टर नंबर 6 उत्तक, इनको हमने कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर से ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमने कोशिका के बारे में समझा था, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि हम एक बहुत छोटे से पार्ट के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। हमने बोला कोशिका जो है सबसे मूलभूत इकाई है, यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। मतलब कि ये बहुत ही छोटा भाग है हमारे शरीर का या फिर जीवों के शरीर का। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा उत्तक। उत्तक हमने कहा कि कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं का जो समूह होगा उसे हम उत्तक कहेंगे। तो अब हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा दिया, है ना। हमने अब कोशिकाओं को मिला करके उत्तक बना दिया और उत्तक से हमें पता है अंग मिलते हैं, अंग बनते हैं और अंगों से कोई शरीर बनता है, किसी जीव का शरीर बनता है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कोशिका और उत्तक के बारे में काफ़ी कुछ बातें समझ चुके हैं, काफ़ी कुछ बातें सीख चुके हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवों में विविधता। नाम से ही स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर हम जीवों की बात करेंगे, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। जीव यानी सजीव। तो सजीवों में चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हम सबके ऊपर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे जीवों में विविधता उपलब्ध है इस टाइम हमारे आसपास। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे मनुष्यों को, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे पेड़ पौधों को। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी सजीव ही तो हैं, लेकिन इनके जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। तो जब इस प्रकार से हमारे पास कोई बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा ग्रुप होता है, हम उसको कैटेगराइज करने का काम करते हैं, यानी उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं। तो हमने व्यवस्थित किया, हमने एक एक प्रकार के जीवों को अलग अलग समूहों में रखा और उसके लिए हमने कोई प्रक्रिया अपनाई, कोई पद्धति अपनाई। उस प्रक्रिया पद्धति क्या होगी, वो वर्गीकरण हमने कैसे करा, उसका क्या आधार था, क्यों करना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी, एवं उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, उसके लाभ क्या क्या होंगे। हम इस सारी चीज़ों को आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। अभी हमको जो सबसे पहला पार्ट पढ़ना है कि जीवों में विविधता होता क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज़ आप कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक छात्र हैं और आप अपने मित्र को ले लीजिए, ठीक है। आप अपने साथ अपने मित्र को ले लीजिए। अब आप 2 लोग हो, तो यदि आप दोनों के शरीर को देखोगे, दोनों के शरीर की बनावट को देखोगे और दोनों की लंबाई चौड़ाई, इन सभी चीज़ों पे बात करोगे, रंग रूप, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा दोनों के शरीर में। तो मतलब अभी आप और आपके मित्र को हम देख रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ हमें अंतर देखने को मिल रहा है। लंबाई दोनों की चेंज हो सकती है, रंग दोनों का चेंज हो सकता है, बनावट दोनों के शरीर की चेंज हो सकती है। अब की बार आप क्या करेंगे, अब की बार आप एक और एग्जाम्पल लीजिए कि एक तरफ आपके मित्र हैं और एक तरफ एक कोई जानवर है, सपोज़ कोई बंदर है। एक तरफ आपके मित्र हैं, एक तरफ बंदर है। अब की बार आप देखेंगे कि आपके मित्र और बंदर में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बंदर की पूंछ भी होती है ना, वो चारों पैरों की सहायता से चलते हैं, लेकिन आपके मित्र इस प्रकार से नहीं चलते होंगे। तो यदि इन दोनों में, आपके मित्र और एक बंदर में, मैं आपको कहूँ कि किससे आपकी समानता अधिक होगी, तो आपके शरीर की समानता आपके मित्र से अधिक होगी। तो ठीक यही काम हम करते हैं जीवों की विविधता में। हम अलग अलग जीवों से सिमिलर दिखने वाले, मतलब एक प्रकार के दिखने वाले जीवों को एक साथ रखते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि एक बार कैटेगरी बन जाने से, एक साथ एक समूह बन जाने से, हम किसी एक जीव के बारे में पता लगा लेंगे, किसी एक जीव का अध्ययन कर लेंगे और बाकी जीवों के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो इन कैटेगरीज़ के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सपोज़ आप कई बार गाय बोलते हैं कि हमारे घर में गाय है और वो गाय क्या करती है, दूध देती है। तो एक तो होती है सिंपल गाय, जिसे हम देसी गाय भी बोलते हैं, और एक दूसरी तरफ होती है जर्सी गाय। तो हैं तो दोनों गाय, दोनों का शरीर आपको दिखेगा, दोनों के शरीर में जो समानता होगी वो तो होगी, लेकिन फिर भी दोनों की कैटेगरी अलग अलग है।
तो जब ऐसी दो प्रकार देसी गाय और जर्सी गाय आपके सामने आ जाए तो आप किस प्रकार से उनमें अंतर पता लगाओगे, ये सब क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जीवों में विविधता आपको कैसे दिखेगी, आपके आसपास जितने भी जानवर हैं उनको हम अलग अलग देखते हैं, हम उनका समूह बना लेंगे जो एक प्रकार के दिखने वाले जीव होंगे, और फिर हम उनमें से किसी भी समूह के बारे में जानने के लिए हमें सिर्फ उस समूह में से एक जीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी समूह के बारे में हमें जानकारी अपने आप पता लग जाएगी। आगे देखते हैं इस चैप्टर में कि ये जो विभिन्नता आती है, ये डिफरेंस जो आता है वो किस किस आधार पर आता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले जीवों में विविधता, इसे हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश की बुक में आपको इस नाम से चैप्टर मिलेगा। तो जो जीवों में विविधता है ये किस किस कारण से आ सकती है, तो इसका नंबर 1 हम देखते हैं कि आकार के कारण ये विविधता आ सकती है, आकार या आकृति के कारण। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि सपोज हम बोलें कि एक तरफ तो है एक बैक्टीरिया जिसका कि आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो उसका आकार क्या है, बहुत ही माइक्रोमीटर्स में, यानी बहुत छोटा है, माइन्यूट। इसके बाद दूसरी तरफ आप देखिए, आकार की ही बात करेंगे, एक तरफ तो हो गया बैक्टीरिया, दूसरी तरफ हो गई एक व्हेल मछली। तो व्हेल मछली की लंबाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, व्हेल मछली की जो वेट होता है, जो उसका भार होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हेल मछली दिखने में बहुत बड़ी होती है। तो हमने देखा एक तरफ तो एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया मोस्टली एक कोशिकीय भी होते हैं, यानी कहने का मतलब एक तरफ तो बैक्टीरिया है जिसका आकार बहुत छोटा है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ एक व्हेल है जिसकी की आकृति क्या है, बहुत बड़ी है। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया तथा एक व्हेल मछली। दोनों में आपको अंतर पता लग रहा होगा कि बैक्टीरिया का आकार क्या होता है, बहुत छोटा, और व्हेल मछली का आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो एक भिन्नता तो हमें यहाँ दिखाई दी, किसके आधार पर, आकार के आधार पर। इसके बाद जो नंबर 2 है, नंबर 2 हमें डिफरेंस दिखाई देगा उनके जीवन काल के आधार पर, कि जो कुछ जानवरों का जो जीवन काल होगा वो बहुत कम अवधि का होगा। जैसे सपोज एक मच्छर है, तो मच्छर का जो जीवन काल होता है वो कुछ ही दिनों का होता है, 1-2 दिन के आसपास का। इसके अलावा यदि बात करें तो जो पेड़ होते हैं वो वर्षों तक उनकी लाइफ होती है। चीड़ का पेड़ बहुत 100 वर्षों तक भी जिंदा रहता है ना। तो दूसरा यहाँ पर भी हमें क्या दिख रही है, विविधता दिख रही है। ये विविधता हमें किस कारण से दिखी, हमें ये विविधता दिखी जीवन काल के कारण। जीवन काल के कारण हमें 2 विविधताएं दिखी। जीवन काल के कारण हमें जो विविधताएं दिखी उसमें हमने एग्जाम्पल किसको लिया, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया एक तरफ तो मच्छर के जीवन काल का, जो कि क्या होता है, बहुत छोटा, और दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ पेड़ होते हैं, और स्पेशली एक पेड़ को मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो वो है चीड़ का पेड़। इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, 100 वर्ष के आसपास, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्षों तक ये पेड़ का जीवन काल होता है। तो एक तरफ मच्छर है जिसका जीवन काल 1 या 2 दिन का है, दूसरी तरफ चीड़ का पेड़ जिसका जीवन काल काफ़ी वर्षों का है। इसके बाद जीवों में हमें विविधता दिखती है उनके रंग रूप के आधार पर एवं उनके ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो मनुष्य हैं या फिर जो अन्य जीव हैं वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, है ना। इसके अलावा आप उनके रंग रूप के आधार पर भी देख सकते हैं कि सपोज कुछ जीव जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, है ना, उनका कलरलेस होते हैं, उनका रंग हम देख नहीं सकते, जबकि कुछ जीव क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी, पारदर्शी तथा
आकर्षक जीव। तो ये सभी चीज़ों से हमें क्या पता लगा, इन सभी चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि जो डिफरेंट जीव हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो विभिन्नता है वो बहुत बड़े लेवल पर है, वो बहुत अलग अलग गुणों के आधार पर है। किसी में हम आकार के आधार पर भेद कर पा रहे हैं, किसी जीव में हम जीवन काल के आधार पर भेद कर पा रहे हैं, एवं किसी जीव में हम पारदर्शिता के आधार पर या फिर उसके शरीर की रंग के आधार पर भेद कर पा रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमें इनका वर्गीकरण करें, हम इनका वर्गीकरण करें। लेकिन वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, सपोज़ मुझे किसी जीव के बारे में अध्ययन करना है, सपोज़ मुझे किसी पेड़ के बारे में अध्ययन करना है, तो उस पेड़ के बारे में अध्ययन करने से फिर मुझे दूसरे पेड़ के बारे में भी अध्ययन नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगा, उनका वर्गीकरण कर दूँगा। उसमें क्या हो जाएगा, उससे मिलते जुलते सारे पेड़ों को एक समूह में रखा जाएगा और उन समूहों में से किसी एक पेड़ का या फिर किसी एक जाति का हमने उसको पढ़ लिया, हमने उसको समझ लिया। उसके बाद बाकी जो उसके स्पेशीज़ हैं, बाकी जो उसकी जातियां हैं, उनको हम अपने आप ही समझ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर वर्गीकरण से हमको क्या क्या लाभ होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट हम इसमें देखने वाले हैं वो है वर्गीकरण के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के हमें जो लाभ पता होंगे उनमें से नंबर फर्स्ट ये है कि जो विभिन्न जीव हैं उनमें उनके जीवन का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो हमको जीवों में उनके जैव विकास के अध्ययन करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो हम वर्गीकरण में देखते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि विभिन्न जीवों के जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी। नंबर 1, हमें इस चीज़ से जो विभिन्न जीव हैं उनके जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जीवों के गुणों को, उनसे संबंधित जीवों के गुणों को समझ सकते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट आएगा जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी। तो 2 पॉइंट्स हमारे अब तक क्लियर हो चुके हैं कि नंबर 1 कि जिसमें हम देखेंगे कि विभिन्न जीवों के जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी, हमें जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद नंबर 3 जो है कि हमें जीवों की पहचान हो जाएगी, अलग अलग जीवों को पहचानने में भी क्या होगी, इससे मदद मिलेगी। तो नंबर 3 पॉइंट जीवों को पहचानने में मदद मिलेगी। कैसे? जब हम उनका वर्गीकरण कर देंगे
तो हम कुछ गुण के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। तो किसी जीव को पहचानना है तो हमें उसमें बस वो गुण देखने पड़ेंगे, हमें वो गुण उसमें दिख गए तो हम बोलेंगे कि इस जीव में इस प्रकार के गुण हैं, तो अतः इसका जो वर्गीकरण होगा वो इस पार्ट में होगा। तो वर्गीकरण के ये लाभ हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लाभ हैं? तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अलावा यदि जीवों के अलग अलग समूह होंगे, जैसे सपोज हम पेड़ों की ही बात करते हैं, तो पेड़ों की भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगी, तो हमें उन कैटेगरीज के बीच में संबंध स्थापित करने में भी आसानी या हेल्प यहाँ से मिल जाएगी, है ना। तो वर्गीकरण का जो लाभ होगा, 4th पॉइंट, जीवों के विभिन्न समूहों के मध्य संबंध स्थापित करने में आसानी। सपोज़ कि हमने किसी जीव के बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज बन गई, तो अब हम उनकी जो अलग अलग समूह हमने अलग अलग ग्रुप्स में उनको रखा है, अब हम उन्हीं ग्रुप्स में कंफ्यूज हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। उससे हमें डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में नॉलेज पता लग जाएगी कि किस ग्रुप में किस गुण की कमी है। तो ये सारे वर्गीकरण के लाभ हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्गीकरण के पैमाने क्या होते हैं, यानी किन किन बातों के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर हम जीवों में वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी हम पैमाना किसको लेंगे जीवों के वर्गीकरण के लिए। तो नेक्स्ट है वर्गीकरण के आधार। नंबर 1 जो हम आधार लेंगे वो जीवों में जो समानता हमें दिख रही है उसके आधार पर लेंगे। जैसे कि सपोज़ जैसे मनुष्यों की भी क्या है, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन सभी मनुष्यों में एक चीज़ तो कॉमन होगी ना, उनके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, है ना, सर होगा, पैरों से चलते होंगे, 2 आंखें होंगी। इस प्रकार के जो गुण हैं ये तो कॉमन है। तो पहला जो हम आधार रखेंगे वो समानताओं के आधार पर रखेंगे कि जो डिफरेंट जीव हैं उनमें से हम समान जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रख देंगे। इसके बाद हम जो मेन जो हमारा बेसिस होता है, मेन जो हमारा आधार होता है वर्गीकरण का, वो होता है कोशिकीय संरचना के आधार पर। मतलब कि हम कोशिकीय संरचना जो है उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं कि भोजन बनाने का तरीका, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, किस प्रकार के जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, कौन से जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। इसके अलावा कि कोशिका की संरचना, जो कोशिका भित्ति है, उसकी मोटाई, उसकी उपस्थिति, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो एक एक करके पहले इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है वर्गीकरण का आधार। समानताओं के आधार पर समूह बनाए गए।
समूह हमने किस आधार पर बनाए? समानता के आधार पर। तो यदि हमें समानताएं दिखेंगी तो उस आधार पर समूह बनाए। नेक्स्ट, सेकंड, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना के आधार पर या फिर कार्य के आधार पर। ये हमारे आधार हैं वर्गीकरण के। नेक्स्ट, जो थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। आपको पता है एक कोशिकीय जीव, जब हमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के जीव होते थे, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। तो जो एक कोशिकीय जीव होते थे, जैसे सपोज इसके उदाहरण आप यदि याद करें तो इसके उदाहरण क्या होते थे? अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के जो जीव हैं ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में एक ही कोशिका होती है और उसको ही जैव प्रक्रम से संबंधित सारे कार्य संपन्न करने होते हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जीव हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कौन से हो गए? जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जानवर हो गए। तो इन्हें बहुकोशिकीय जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जैव प्रक्रम, जैसे जैव प्रक्रम को संपन्न कराने के लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रक्रमों के लिए अलग अलग कोशिकीय समूह जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे सपोज हमने बात करी थी कि जैसे मनुष्यों में एक तंत्र है, पाचन तंत्र, जिसका काम है कि जो भोजन से पोषण है वो इस तंत्र के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा श्वसन तंत्र, कि भोजन का जो विघटन होना है ऑक्सीजन के द्वारा, वो उसमें हेल्प जो करेगा वो श्वसन तंत्र करेगा। मानव का हृदय होता है जिसका काम होता है कि रक्त के साथ जो जरूरी तत्व हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाए जाएं। तो बहुकोशिकीय जीवों में कहने का मतलब है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट तंत्र होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्गीकरण के आधार हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में हम देखेंगे वर्गीकरण और जैव विकास क्या होता है, ये किस आधार पर होता है। इसके अलावा अभी हम आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ती है जीवधारियों का वर्गीकरण करने की। तो हमने इसमें डिस्कस करा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जीवों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है, और यदि हमें इनमें से किसी एक जीव के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें इनका वर्गीकरण करके इन्हें अलग अलग समूहों में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, उनमें से एक ये था कि बैक्टीरिया और व्हेल का जो हमने एग्जाम्पल दिया था। तो हमने कहा था बैक्टीरिया, एक तरफ तो बैक्टीरिया है हमारा जिसका साइज़ क्या है, बहुत माइक्रोमीटर में है, माइक्रोन्स में है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ व्हेल है जिसका कि साइज़ 30 मीटर तक भी हो सकता है, यानी इसको देखने ये बहुत विशालकाय जीव होता है। और बैक्टीरिया क्या हो गया, बहुत छोटा जीव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जीवन काल के आधार पर हम देख सकते हैं जीवों में विभिन्नता। जैसे कि हमने देखा था मच्छर का जीवन काल होता है वो कुछ ही दिनों का होता है, जबकि दूसरी तरफ जो चीड़ का पेड़ है उसका जीवन काल वर्षों तक का होता है। इसके अलावा हमने ऊर्जा ग्रहण करने के आधार पर, यानी पोषण की जो प्रोसेस है उसके आधार पर हमने देखा था कि जो पेड़ हैं, पेड़ अपना पोषण या फिर अपने लिए ऊर्जा का प्रबंध स्वयं करते हैं, जबकि जो अन्य जीव हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे मनुष्य एवं अन्य जानवर, ये सब क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हैं
जैसे कि एक क्वेश्चन है, सर जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। इसके उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि हम बोलेंगे कि इसको आधार बनाया जाए जीवों के वर्गीकरण के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, उनका निवास स्थान या फिर उनकी कोशिकीय संरचना। तो हमने अभी अभी डिस्कस करा था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे उनके वर्गीकरण को, वो है उनकी कोशिकीय संरचना, यानी उनके सेल का स्ट्रक्चर, है ना। इसके बाद है जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। तो प्रारंभिक विभाजन के लिए प्राइमरी स्टेज पर जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमने उनके निवास स्थान को आधार बनाया है वर्गीकरण का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया गया है कि जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। तो इसमें आप लिखेंगे जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए हमने उनके निवास स्थान को वर्गीकरण का मूल आधार बनाया। नेक्स्ट है कि किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। तो जंतुओं और वनस्पतियों को हम किस आधार पर रख सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है कि जंतु तो हो गए हम जानवर एवं मनुष्य, और वनस्पति हो गए जो पेड़ पौधे हैं। तो इनमें हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि पोषण की प्रक्रिया के आधार पर वे स्वपोषी होते हैं, यानी अपने लिए पोषण स्वयं प्रबंध करते हैं, और दूसरी तरफ जंतु हो गए वो विषमपोषी होते हैं, वो अपना पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हमने आज डिस्कस कर लिया है कि जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्न प्रकार के जीवों को हमको वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीवों में विभाजन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या वर्गीकरण के लाभ हैं, और क्या क्या इनके आधार हैं। इसके आगे के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्गीकरण और जैव विकास कैसे एक साथ साथ चलते हैं। आज उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा है, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा। कल हम इससे आगे की बातों को सीखेंगे। इसको रिवाइज़ करने के लिए आप हमारे DD उत्तराखंड के YouTube चैनल को जा कर के वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं और इसे समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।